अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़ी हसन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो स्पेसिफ़िकली उस चेंज के हवाले से है जो एफबीआर ने अभी रिसेंटली किया है कल, जिसमें बैंक की इंफॉर्मेशन अब डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि एफबीआर अपने नेट को बढ़ाने के लिए, जो बेस है उसको बढ़ाने के लिए अब एआई और दूसरी एडवांस टेक्निक्स यूज़ करेगा और कर रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2008-9 के अंदर फॉर्म एफ़ इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें पर्सनल एक्सपेंडिचर्स इन्होंने कैप्चर करना शुरू किए थे, तो उसकी वजह से भी रिटर्न्स के अंदर इजाफ़ा हुआ था, रिटर्न्स के बेस में, क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को जस्टिफ़ाई करने के लिए इनकम को जस्टिफ़ाई करना पड़ता था। तो अब इन्होंने रिसेंटली एक ऐड किया है इंफॉर्मेशन के लिए डैशबोर्ड के अंदर, जिसमें बैंक की डिटेल लेंगे। इस इंफॉर्मेशन में एफबीआर मालूमात के हवाले से ये अवेलेबल है। अगर आप अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन होंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यूज़र फ्रेंडली है। इसके अंदर एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की डिटेल, ट्रैवलिंग की डिटेल, आगे चल के प्रॉपर्टी, व्हीकल की डिटेल, प्रॉपर्टी को भी अपडेट कर रहे हैं ये। साथ ही इन्होंने अब बैंक को किया। अच्छा, बैंक का जो अपडेट करना है वो क्यों क्रिटिकल है, हम उसको ज़रा देखते हैं। देखिए, एक मिसाल है सिंपल सी कि अगर बैंक अकाउंट्स के ऊपर बड़ी ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी तो उनकी अगर रिकन्सिलिएशन नहीं होगी। अभी तो ये होता है कि हम सिर्फ बैलेंस डिक्लेयर कर देते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट्स अपने तमाम बैंक्स को डिक्लेयर नहीं करते। जिनको डिक्लेयर भी करते हैं उनका एंड जो बैलेंस होता है वो डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसमें क्रेडिट और डेबिट की पूरी डिटेल आ रही होती है साल की, और ये रिकन्साइल होनी चाहिए इनकम के साथ। मिसाल के तौर पे अगर किसी की सैलरी इनकम है और उसको सैलरी मिलती है 10 लाख, तो उसकी साल की जो टेन्योर है वो मालूम हो सकता है उसकी इस इनकम से। लेकिन अगर उसके अकाउंट में कोई बड़ी वैल्यू आई हुई है, इसके अलावा आई हुई है ट्रांजेक्शन, तो उसके पास कोई जस्टिफिकेशन हो। फॉर एग्जांपल, उसे गिफ्ट मिला है, या उसने लोन लिया है, या इनहेरिटेंस में कोई पैसे आए हैं। फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं। मिसाल के तौर पर स्टेट एजेंट्स का जो है, स्टेट एजेंट्स अमूमन ये होता है कि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ उनके अकाउंट्स में आती हैं, जिसमें उनका शेयर सिर्फ 1% ही होता है। लेकिन वो चूँकि अपने क्लाइंट को ऑब्लाइज कर रहे होते हैं, और क्लाइंट की कन्वीनियंस के लिए वो पैसे अपने अकाउंट में लेकर, और फिर वो सारी चीज़ें जो उससे रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र से रिलेटेड, कहीं फ़ीस देनी है, कहीं टिकट ख़रीदने हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो उनको हैंडल कर रहे होते हैं। इस तरह और जगहों पर जहाँ कमीशंस है, जैसे गाड़ियों के काम में भी अक्सर ऐसा होता है। तो उन लोगों के लिए अब ये बात बहुत ज़्यादा कंसर्न है, सेंसिटिव है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक नया सेक्शन जो ऐड किया है, सेक्शन 146 डी, जिसके अंदर एफबीआर अब बाकी टैक्सेस को भी देखेगा, और इसको इन्फोर्स प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर से कर दिया जाएगा। और इस सेक्शन के अंदर जो ख़ास बात है वो ये कि एफबीआर ये भी चेक कर सकता है कि जी आपने प्रॉपर्टी टैक्स दिया हुआ है, मोटर व्हीकल टैक्स दिया हुआ है या नहीं। इसी सिलसिले में मैं आपको कंफर्म कर दूं कि एक एसआरओ जो इशू हुआ था, जो बैंक की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, उस एसआरओ की अगर मैं समरी बहुत आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करूं तो वो कुछ इस तरह है कि एसआरओ 773, इस एसआरओ के तहत इसका जो पर्पस था वो ये था कि इनकम टैक्स के रूल्स को चेंज किया, और उसके चेंज करने का मकसद ये था कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो थी, जो इंटरनेशनल इसके हिसाब से हैं, वो बैंक की कंपनीज़ के ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट की। ये भी आपकी नॉलेज में है, और मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि अब टैक्सेशन एक ग्लोबल सब्जेक्ट है, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल होंगी कि जैसे शुरू के दिनों में ये होता था कि अगर आदमी लाहौर में कारोबार कर रहा है और कराची में कर रहा है तो दो डिफरेंट एंटिटीज़ मानी जाती थी, और कई दफ़ा तो दो मुख्तलिफ एंटिटीज़ पे वो काम कर रहा होता था। लेकिन अब सिर्फ CNIC एक कॉमन की है, उस पर काम कर रहा होता है। अब इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी होगा कि अगर कोई पाकिस्तान में उसकी जायदादें हैं, या अमेरिका में है, या कहीं दुबई में है, तो वो चीज़ें सारी उसकी ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। बहरहाल अभी हम इस SRO 773 पर रहते हैं। इसके जो की चेंजेस हैं इसके थ्रू जो आए हैं वो ये कि बैंकिंग कंपनीज जो हैं आर नाउ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एफबीआर द मंथली अकाउंट होल्डर्स डिपॉजिट स्टेटमेंट, credit card payments, and cash withdrawal statements. Number two, banking companies are also required to provide FBR with an annual profit of the debt statement. Number three, FBR has the power to require banking companies to provide additional information and
ڈاکیومنٹس اگر ایف بی آر کو ضرورت ہوتی ہے تو مزید انفارمیشن بھی وہ بینک سے سیکھ کر سکتا ہے. بینکنگ کمپنیز آر ریکوائرڈ ٹو کیپ ریکارڈ آف دی اسٹیپس they take to comply with the new reporting requirements for at least 5 years. یہ ان کو اپنے پاس جو ہے ریکارڈ بھی رکھنا ہے بینک کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریٹرنز جو آڈٹس ہیں وہ پچھلے 5 سے 6 سال تک کے کھل سکتے ہیں, تو اس لیے بینک کو بھی پابند کیا گیا کہ ان ریکارڈس کو اویلیبل رکھے. اب یہ جو نیا سارا اس سے افیکٹ کون ہوا, اس سے تمام بینکنگ کمپنیز جو ہیں ظاہر ہے وہ افیکٹ ہوئی ہیں, اور اس لیے ان کو کیا کرنا ہوگا. New reporting requirements are part of Pakistan's effort to comply with international standards on tax transparency and exchange of information. Number 2, FBR has stated that the new requirements are intended to help the government identify the track down tax banking companies that fails to comply with the new requirements should face پینلٹی انکلوڈنگ فائنز اینڈ امپرزمنٹ. نے دیکھا ہوگا کہ بینک جو ہے وہ ایک انٹیروگیشن آفیسرز کی طرح کام کرتا ہے. وہ سوال کرتا ہے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے. اگر آپ سیلری کلاس میں ڈیفائن ہے تو پھر کوئی بڑا اماؤنٹ آ جائے تو اس پہ وہ باقاعدہ سوال کرتا ہے, ڈیٹیل مانگتا ہے, جسٹیفیکیشن مانگتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ہاؤس وائف ہے وہ اکاؤنٹ کھول رہی ہے تو اس پہ وہ انفارمیشن لیتا ہے کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے. تو بینک ایک اس وقت انٹیروگیشن آفیسر کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو رپورٹ کرنی ہوتی ہے آگے, کیونکہ ان کے اپنے اوپر اتنی پینلٹیز لگا دی گئی ہیں کہ وہ مجبور ہیں ایسا کرنے پر. اور پھر یہ انفارمیشن آگے بھی شیئر ہوگی, جیسے پہلے کئی دفعہ میں اس پہ بات پہ زور دے چکا ہوں. تو اب آپ سے جو میری ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ جب اپنی ریٹرن آپ بھرتے ہیں اس وقت آپ اپنے بینکس کو ساتھ ضرور دیکھیں, اس کو ریکنسائل کریں. صرف اب کلوزنگ بیلنس امپورٹنٹ نہیں ہے, اس نئے لا کے آنے کے بعد اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کو ریکنسائل کرنا پڑے گا کہ دونوں انٹریز میں ایک ریشنل بیلنس ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسی انڈیو اسپائک ہوئی تو اس کو اس پہ خود بخود نوٹس ایشو ہو جائے گا. اب تو آگے چل کے چیزیں ایسی آٹومائز ہو جائیں گی کہ آفیسر کو نوٹس دینے کی ضرورت نہیں, سسٹم خود جنریٹ کر دے گا اگر کوئی ڈسکرپنسی ملے گی. کیونکہ اب اے آئی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, جس اینڈ ایف بی آر از ون آف دیم. اور جب سیکشن 146D اپلائی ہوتا ہے تو اس کے بعد تو باقی چیزوں کو بھی ایف بی آر جو ہے ان کی انفارمیشن بھی اس کو چاہیے ہوگی, ریٹرن بھرتے وقت وہ بھی ہمیں جمع کرانا ہوں گی. اسی طرح ٹریولنگ کا ریکارڈ ہے, اسی طرح ایکسپورٹ کا ریکارڈ ہے, امپورٹ کا ریکارڈ ہے, وہیکلس کا ریکارڈ ہے, پراپرٹی کا ریکارڈ ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ریٹرن کو سیریس لیں. ٹیکس اب بہت سنجیدہ سبجیکٹ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی ٹیکس فائل کرا لیں, فون پہ کہہ دیں. ایسا نہیں ہوگا. ناؤ دے ہیو ٹو کیپ دیئر ریکارڈ. وہ جو ریکارڈ دیتے ہیں اس کی بیس پر ہی اس کا کنسلٹنٹ ٹیکس فائل کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کی جو پینلٹیز ہیں وہ اتنی ہیوی ہو چکی ہیں. مثلا یہ کہ بینک کے اندر اگر کوئی نہ ڈکلیئر نہیں کرے گا تو اس کو بھی 1 لاکھ کی پینلٹی لگ سکتی ہے. انشاءاللہ میں اس کے اوپر مزید ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, لیکن انیشیل جو انفارمیشن تھی وہ میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.